नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तानी फ़ौज में अफसरान को दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी मराहत मिलती हैं, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर फ़ौज अपने अफसरान को दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मराहत देती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम बाजवा के असासों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के DHAs के रहायशी और कमर्शल प्लाट्स, कई एकड़ ज़रई ज़मीन, घर और गाड़ी जैसी तफसीलात सामने आने के बाद अब बहुत से लोग फ़ौज में मिलने वाली मराहत के निज़ाम पर सवालात उठा रहे हैं। फ़ौजी अफसरान को हासिल मराहत से मुतल्लिक़ BBC ने मुतअद्दिद हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से बात की है। चंद अफसरान ने मराहत के इस निज़ाम पर अपने खदशात का इज़हार किया तो कुछ अफसरान ने फ़ौज की पॉलिसी को शफाफियत पर मबनी करार दिया है। फ़ौज में मराहत का तस्वर क्या है? पाकिस्तानी फ़ौज में अफसरान को मराहत देने का निज़ाम पहले से वज़अ करदा है, जिसमें वक्त के साथ तब्दीलियाँ आती रही हैं। फ़ौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद जो प्लाट, घर और दीगर मराहत मिलती हैं, उसका ताल्लुक फ़ौज में गुजारे गए वक्त से होता है। अस्करी हुक्काम के मुताबिक फ़ौजी अफसर को मुलाजमत के पहले दिन ही एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनीत इख्तियार करने का होता है। रुकनीत हासिल करने वाले को 1 लाख डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर उसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फ़ौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है तो फिर वो एक प्लाट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज़्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुँच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फ़ौज में मराहत मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो इसके बाद वो मराहत के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। मुसन्फ़ा आयशा सदीक़ा ने BBC को बताया कि जब कोई ब्रिगेडियर वार कोर्स कर लेता है तो इसके बाद वो 2 कमर्शियल और एक रिहायशी प्लाट का हकदार हो जाता है। उनके मुताबिक इस कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और एक कमर्शियल प्लाट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से एक अजाफी प्लाट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लाटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लाट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलाट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें से एक घर का मुलाजम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। आयशा सदीक़ा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है। उनके मुताबिक DHA के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लाट मिलता है। उनकी राय में ये प्लाट दूसरे शहरों के DHAs के साथ एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं, ताहम अस्करी हुक्काम उनकी इस राय से मुतफिक नहीं हैं। अपनी बात की दलील के तौर पर आयशा सदीक़ा का कहना है कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा 3 साल तक सदरन कमांड के सरबराह रहे, मगर उनका असासों में एक प्लाट भी बलूचिस्तान में नहीं दिखाया गया है। उनके मुताबिक एक जनरल रिटायरमेंट पर प्लाटों और ज़रई ज़मीन की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद की मराहत हासिल कर लेता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मराहत की पॉलिसी तनाज़ात का शिकार बनी, मगर साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के दौर में इस मामले में ज़्यादा शफाफियत लाई गई। ताहम उनके दौर में DHA मुख्तलिफ तनाज़ात की जद में भी रहा और मुतअद्दिद मामलात अदालतों तक पहुँच गए। आयशा सदीक़ा के मुताबिक
ضیاء الحق دور کے بعد آرمی افسران کی مراعات میں زیادہ اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ فوجی افسران کو ان کے عہدے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کے بعد زرعی زمین بھی الاٹ کی جاتی ہے۔ سابق آرمی چیف رحیل شریف کو لاہور میں 90 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ خبروں کی زینت بنتی رہی ہے۔ یہ زمین سرحدی علاقے کی زمین کہلاتی ہے اور جنرل رحیل شریف کو 3 شرائط پر GHQ کی طرف سے یہ زمین 33 سال کی لیز پر دی گئی ہے۔ فوج میں میجر کے عہدے سے مراعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم زرعی زمین کرنل سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک افسر کو تقریباً 2 مربع زرعی زمین 99 سال کی لیز پر دی جاتی ہے، جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے۔ یہ افسران ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی کی ہاؤسنگ کالونیوں میں گھر بھی حاصل کرتے ہیں۔ کیا فوج کا مراعات کا نظام میرٹ پر مبنی ہے؟ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک بریگیڈیئر نے اپنی مدت پوری ہونے سے قبل فوج سے ریٹائرمنٹ لی۔ ان کے مطابق مراعات کا تو ایک نظام ہے، مگر یہ درست ہے کہ زرعی زمین امتیازی بنیادوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ فوجی افسران کے علاوہ کسی محکمے کے افسران کو زرعی زمین الاٹ نہیں کی جاتی۔ اس پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک فوجی افسر سخت جان ہوتا ہے اور اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہو سکے گا اور بنجر زمین کو آباد کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی افسر کو ملنے والی مراعات مفت نہیں ہوتی، البتہ رعایتی ضرور ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد کے مطابق فوجی افسران کو جو زرعی زمین لیز پر ملتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے اور اسے آباد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ نہری بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹیوب ویل کا انتظام فوجی افسر نے خود کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں چولستان میں 50 ایکڑ زرعی زمین ملی جس پر وہ 7 سال تک کام کراتے رہے۔ ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے 25 ایکڑ سے ریت نکال کر دوسرے 25 ایکڑ پر ڈال دی گئی، مگر یہ زمین دور ہونے کی وجہ سے انہیں یہ 75 لاکھ میں بیچنی پڑی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے لیے راولپنڈی میں گھر خرید لیا۔ ان کے مطابق یہ زمین بیچنے کے لیے GHQ سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ جنرل امجد کے مطابق ان کے دور میں فوجی افسران کو کینٹ میں ملٹری لینڈ پر گھر لیز پر دیا جاتا تھا جسے 20 سال تک فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب فوجی افسران کو آرمی کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پلاٹ اور گھر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ فوج میں پلاٹ اور مراعات ملنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کچھ آرمی افسران نے اس حوالے سے فوج کے اندر مشہور ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے۔ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو اپنے ماتحت فوجی افسر کا خط موصول ہوا جس میں آرمی چیف سے پلاٹ لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ آرمی چیف نے جواب میں اس افسر کو لکھا کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلاٹ ملنا چاہیے۔ اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی، مگر مستقبل قریب میں پلاٹ کے خواہش مند یہ افسر نہ صرف آرمی چیف کے عہدے تک پہنچ گئے بلکہ انہوں نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے ذریعے خود فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ ان کے مطابق یہ تھے صدر پاکستان جنرل ایوب خان، جنہوں نے نہ صرف اپنی ادھوری خواہش پوری کی بلکہ پاکستان آرمی میں پلاٹ کلچر کو فروغ دیا۔ آرمی کے متعدد ریٹائرڈ افسران اس واقعہ کی نہ صرف تصدیق کرتے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ آرمی میں پلاٹ اور زمین تقسیم کرنے کی پالیسی میں تضادات بھی ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر واصف علی کے مطابق شروع میں تو افسران کی تعداد کم تھی تو سب کو مراعات مل جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ زرعی زمین کی الاٹمنٹ حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروب ہوتی ہے۔ ان کے مطابق خدمات کی بنیاد پر مراعات کا سلسلہ انگریز دور سے ہی جاری ہے۔ عائشہ صدیقہ کے مطابق زرعی زمین دینے کا سلسلہ انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے۔ انگریز دور میں خدمات کے بدلے خطابات، وظیفے اور زمین انعام میں دی جاتی تھی۔ انگریز کی خدمات کے بدلے کسی کو نواب تو کسی کو خان کا ٹائٹل ملتا تھا۔ سر کا خطاب لینے والے تو بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے تھے۔
साबिक आर्मी चीफ जनरल अयूब के साहबजादे और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा कि उनके दादा को घोड़सवारी का शौक था। वो अंग्रेज़ों को घोड़े भी बेचा करते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें फ़ौज में मुलाजमत भी दी। वो अनपढ़ थे मगर फिर भी अपनी खिदमात की वजह से अंग्रेज़ दौर में मुराद लेने में कामयाब रहे। साबिक आर्मी चीफ रहील शरीफ को किन 3 शराइत पर ज़राई ज़मीन अलाट हुई? अमजद शुएब के मुताबिक जनरल रहील शरीफ को लाहौर में अलाट होने वाली ज़मीन पर दरख्त लगाने होंगे। वो इस ज़मीन पर रिहायशी स्कीम नहीं बना सकते और बवक्ते ज़रूरत फ़ौज उनसे ये ज़मीन किसी भी वक्त वापस ले सकती है। जनरल अमजद शुएब के मुताबिक चूँकि जंग हर वक्त नहीं हो रही होती है तो इस वजह से सरहदी स्कीम के तहत मुकामी लोगों और रिटायर्ड फ़ौजियों को यह ज़मीन अलाट की जाती है। उनके मुताबिक इसका एक मकसद वहाँ दफा को यकीनी बनाना भी होता है। जब फ़ौज सरहदी इलाके खाली कराती है तो फिर ये फ़ौजी अफसरान चूँ-चरा नहीं कर सकते और फ़ौज सिर्फ उनको तैयार फसलों का मुआवजा देती है। जनरल अमजद शुएब इस बात से मुतफिक हैं कि ज़राई ज़मीन मिलने का इन्हिसार ओहदे और सर्विस के अलावा ज़मीन की दस्तयाबी और हालात की साजगार होने पर भी होता है। परवेज़ मुशर्रफ और जनरल कियानी के अदवार में मुतारफ़ होने वाली तब्दीलियाँ। आर्मी अफसरान के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मराद को फ़ौजी अफसरान की खुशकिस्मती करार दिया था। परवेज़ मुशर्रफ और जनरल कियानी के अदवार में कानून साजी के ज़रिए DHA को मज़ीद इख्तियारात दिए गए और इस अथार्टी ने दीगर निजी रिहायशी या हाउसिंग सोसाइटियों के साथ मिलकर कारोबारी मनसूबे चलाने शुरू किए। तज्ज़ियाकार और साबिक रुकन कौमी असम्बली अयाज अमीर का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर अपना कलम उठाया और उनकी इस हवाले से तहरीरें अब भी गूगल करके पढ़ी जा सकती हैं। कर्नल के बाद हर साल असासे ज़ाहिर करना लाजमी शर्त। अस्करी हुकाम के मुताबिक कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अफसरान को आर्मी में हर साल असासे ज़ाहिर करने होते हैं। फ़ौज में एक कमेटी इन असासों का मुआजना हर साल गुज़श्ता बरस ज़ाहिर किए गए असासों से करती है। जनरल अमजद शुएब के मुताबिक अगर असासों में फ़र्क आए तो मनी ट्रेल मांगा जाता है। आयशा सदीका के मुताबिक असासे ज़ाहिर करना महकमे की अंदरूनी कहानी है, लेकिन जब मराद का सिलसिला साथ साथ जारी रहता है तो फिर असासों में इजाफे को कैसे सही तौर पर परखा जा सकता है। ब्रिगेडियर वासिफ के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज के मुतअद्दिद फलाई इदारे काम करते हैं जिनको दुनिया में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है। फ़ौज में शुहदा के ख़ानदानों के लिए मराद का भी एक निज़ाम वाज़ा है और उसके लवाहिकीन को DHA में प्लाट अलाट किए जाते हैं। उनके मुताबिक जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई थी तो फ़ौजी फाउंडेशन के लिए पाकिस्तान के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़िम्मेदारी से किया और आज मुल्क में फ़ौज के ज़ेर निगरानी मुतअद्दिद फलाही इदारे, हस्पताल, दरसगाहें, रिहायशी स्कीमें और कमर्शियल इदारे चल रहे हैं। आयशा सदीका के मुताबिक जिस तरह की मराद पाकिस्तानी फ़ौज के आला अफसरान हासिल करते हैं, इसकी मिसाल मियांमार और मिस्र जैसे ममालिक के अलावा बमुश्किल ही दुनिया के किसी और मुल्क में मिलती है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने बात की कि पाकिस्तानी फ़ौज में अफसरान को दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी मराद मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।